तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अर्पित एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर सीरीज़ को लगातार कर रहे हैं और ये आज हमारा डीप लर्निंग का प्रैक्टिस सेट है। हम लोगों के इस चैनल में दोस्तों पहले टॉपिक को कंप्लीट किया जाता है, फिर उसका रिवीजन करने के लिए उसको प्रैक्टिस सेट लाया जाता है ताकि हम लोगों का पूरा चैप्टर रिवाइड हो सके। तो जिन भी दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं, जो कि अभी तक हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, वो 3 टॉपिक दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, वो सभी टॉपिक मैंने प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी है। तो जिन भी साथियों ने दोस्तों ने वो टॉपिक नहीं देखे हों तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना ये प्रैक्टिस सेट डीप लर्निंग का। तो जिन भी दोस्तों ने यदि टॉपिक पहले नहीं देखा हो तो पहले दोस्तों टॉपिक देख लीजिएगा, नहीं तो आपको इनके क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप लोग परेशान होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना डीप लर्निंग का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न दोस्तों, डीप लर्निंग मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है डेटा विजुअलाइजेशन, दूसरा है डेटा प्रोसेसिंग, तीसरा है पैटर्न पहचानना और चौथा है डेटा स्टोरेज। इसको आपको इंग्लिश में भी दिया जा सकता है लिख के, विजुअलाइजेशन को इंग्लिश में लिख देंगे तो आपको परेशान नहीं होना है। याद रखना है कि ये वही चीज़ है, हिंदी इंग्लिश टर्म को ही मैंने हिंदी में लिख दिया, कुछ चेंज नहीं किया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पैटर्न पहचानना। हम लोगों ने डीप लर्निंग में सबसे पहले जब डीप लर्निंग की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने इसी चीज़ को किया था कि आखिर डीप लर्निंग है क्या, डीप लर्निंग के माध्यम से मशीन लर्निंग को कैसे सरल बनाया जा सकता है, और मशीन लर्निंग में पढ़ा था कि मशीन लर्निंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे सरल बनाया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों डीप लर्निंग मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैटर्न की पहचान करना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा दोस्तों हमारा प्रश्न है, न्यूरल नेटवर्क की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पर आपको न्यूरल नेटवर्क की सबसे छोटी इकाई पूछी गई है। इसमें पहला ऑप्शन है लेयर, दूसरा ऑप्शन है न्यूरॉन, तीसरा ऑप्शन है एक्सॉन और चौथा ऑप्शन है डेंड्राइट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। तो कैसे हो जाएगा ये न्यूरल नेटवर्क? यदि आपको याद आ रहा होगा तो जब हम लोगों ने डीप लर्निंग शुरू किया था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि ये डीप लर्निंग मल्टी न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है। तो उसमें कई बच्चों का प्रश्न आया हुआ था कि जब मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया, हालांकि मैंने आपको बताया था कि ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं, लेकिन शायद कुछ बच्चों का डाउट रह गया होगा तो उनने प्रश्न किया था। तो इसलिए मैं न्यूरल नेटवर्क को लेकर इसको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको चर्चा कर लेते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स में क्या है दोस्तों समझ लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स एक मॉडल है जो जीव विज्ञान में न्यूरॉन्स की संरचना से प्रेरित है और जो डेटा से सीखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या है दोस्तों न्यूरल नेटवर्क? जिस प्रकार बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में न्यूरॉन्स इम्पोर्टेंट होते हैं, हम लोग न्यूरॉन्स की मदद से जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को समझते हैं, उसी तरह जो डीप लर्निंग है तो उसके लिए न्यूरल नेटवर्क ही उतना इम्पोर्टेंट है जितना जीव विज्ञान में न्यूरॉन्स के लिए। उसी तरह दोस्तों ये न्यूरल नेटवर्क के लिए क्या उपयोगी है? ये किस चीज़ से सीखता है? डेटा से सीखता है। तो यही दोस्तों कह दिया गया है कि जैसे मान के चलिए डीप लर्निंग, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग में हमने सीखा था कि जब मशीन को डेटा दिया जाता है तो उसमें हम लोगों को अलग से फीचर ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल वो डेटा से ही सीखता है और खूब सारा उसको डेटा दिया जाता है, भारी मात्रा में डेटा देना पड़ता है इसके लिए दोस्तों, तो वो अपने डेटा से ही फीचर स्वयं निकाल लेता है। जबकि मशीन लर्निंग में हमको डेटा भी देना पड़ता है और साथ में फीचर्स भी ऐड करने पड़ते हैं। तो वो इसीलिए इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि जो ये है डेटा से सीखने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन? न्यूरल नेटवर्क
डेटा से सीखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कह दिया दोस्तों कि जो डीप लर्निंग है वो न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। भाई आप चाहे कहिए कि वो डेटा से सीखता है, डीप लर्निंग या डेटा से सीखता है, और जब यहाँ पर है कि ये न्यूरल नेटवर्क भी डेटा से सीखता है तो हमने कह दिया कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। एक ही बात है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ऑप्शन की ओर। तो ये दोस्तों हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN, ये पूरा नाम लिखा हुआ है CNN का। तो आपको क्वेश्चन भी याद होना चाहिए कि आखिर CNN का फुल फॉर्म क्या होता है। ये नहीं देखना है कि केवल अपना ऑप्शन ही देख लिया कौन सा ऑप्शन सही है। कई बार प्रश्न में फिर से प्रश्न छुपा होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि CNN का फुल फॉर्म कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्य अनुप्रयोग क्या है? पहला ऑप्शन है समय श्रृंखला विश्लेषण, बी ऑप्शन है छवि पहचानना, सी ऑप्शन है भाषा अनुवाद, और डी ऑप्शन है स्पीच रिकॉग्निशन यानी स्पीच को पहचानना। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छवि पहचानना। मैंने आपको कई तरह की जो लेयर बताई थी लास्ट में दोस्तों, नेटवर्क्स बताए थे, तो ये उसी में से है। जब हम लोग 3 प्रकार की दोस्तों लेयर पढ़ते हैं डीप लर्निंग में, तो आप लोगों को याद होगा कि हमने 3 लेयर कौन कौन सी पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर पढ़ी थी। तो ये कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो न्यूरल नेटवर्क वाली लेयर है, ये हम लोगों ने हिडन लेयर के जब प्रकार पढ़े थे कुछ प्रमुख, तो उसमें हम लोगों ने अंत में देखा होगा आप लोगों ने 3, 4, 5 जो लेयर थी उनका हम लोगों ने कुछ ओवरव्यू के रूप में भी पढ़ा था। तो उसी से एक प्रश्न है दोस्तों कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो ये लेयर है इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो छवि पहचानने के लिए किया जाता है। जब इस लेयर को मतलब आप कंप्यूटर से कोई छवि उसको इनपुट करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये किसकी छवि है, तो जब डेटा इनपुट के रूप में आपका जाएगा तो वो इसी नेटवर्क के जरिए आपको आउटपुट प्रदान किया जाएगा कि आखिर ये इमेज है किसकी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको प्रश्नों का विश्लेषण भी समझ में आ रहा होगा। तो यदि ये प्रैक्टिस सेशन आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा कंटेंट तैयार करने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। खुद अपने हाथों से लिखना पड़ता है, और यहाँ कोई टाइपिंग तो लगे नहीं है, टाइपराइटर वगैरह। और इसके अलावा दोस्तों जानते हैं आप लोग कि मैं 3-4 बुकों से ये कंटेंट तैयार करता हूँ, तो इसके लिए दोस्तों मेहनत लगती है। यदि आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो इससे आपके लिए मेहनत करने में प्रेरणा मिलती है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, ओवरफिटिंग को रोकने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है ड्रॉप आउट, दूसरा ऑप्शन है बेस्ट नॉर्मलाइजेशन, तीसरा है रेगुलराइजेशन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसमें जो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है हम लोग उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों ये ओवरफिटिंग क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये ओवरफिटिंग की जो समस्या है वो क्या होती है, और ये जो रोकने हैं उसको दोस्तों रोकने के लिए जो तकनीकी हैं, तो ये जैसे मान के चलिए कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए कौन सी विधियाँ आवश्यक है ये लिखा हुआ है। तो ये तीनों विधियाँ आवश्यक हैं, ड्रॉप आउट, बेस्ट नॉर्मलाइजेशन, रेगुलराइजेशन। तो मैं इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट टर्म है वो समझा लेता हूँ। तो उसमें दोस्तों पहला ओवरफिटिंग जो समस्या को लेकर है कि आखिर ये ओवरफिटिंग है क्या। तो ओवरफिटिंग एक समस्या है, जैसा कि मैं अभी आपसे बता रहा था, जब मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन परीक्षण डेटा पर खराब प्रदर्शन करता है। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोग इसको छोड़िए, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए। जैसे कि मान के चलिए आप लोग क्लासरूम में रहते हैं, टीचर ने आप लोगों से प्रश्न पूछा,
तो आप लोग बढ़िया आंसर देते हैं, कोई टेस्ट हुआ तो आप लोगों के बढ़िया नंबर आते हैं। लेकिन जब आप लोग मेन एग्ज़ाम में बैठते हैं, मेन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आपके उतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो वही जो समस्या है दोस्तों, उसी को ओवरफिटिंग कहते हैं। देखिए आप, इसमें लिखा है कि जब मॉडल को अपने से तुलना कर लीजिए, जब मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, यानी कि प्रशिक्षण डेटा पर कब, जब वो क्लास में हो, लेकिन परीक्षण डेटा पर यानी कि जब उसकी परीक्षा चल रही हो तब वो खराब प्रदर्शन करे। तो इस तरह की जो समस्या दोस्तों होती है उसको हम लोग ओवरफिटिंग की समस्या कहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ओवरफिटिंग जो शब्द है, जो प्रश्न में आया हुआ था, ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपनी अगली टर्म की ओर। इसकी दोस्तों जो ओवरफिटिंग को दूर करने की एक टर्म था बेस्ट नॉर्मलाइजेशन, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी समझ लेते हैं। यह एक तकनीकी है जो इनपुट डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे मॉडल की गति तथा स्थिरता में सुधार होता है। ये क्या करता है दोस्तों, आपको ये पता होगा कि डीप लर्निंग में क्या करते हैं, फीचर तो ऐड करते नहीं हैं, उसको बड़ी मात्रा में डेटा प्रदान किया जाता है और उसी वो डेटा से अपने फीचर स्वयं डीप लर्निंग के माध्यम से फीचर बना लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब डेटा बहुत सारा हो जाता है तो उस डेटा को नॉर्मलाइज कर देते हैं, यानी कुछ इम्पोर्टेंट डेटा को इकट्ठा कर लिया, जो फालतू का है उसको हटा दिया, तो नॉर्मलाइज कर लेते हैं, जिससे जो उस मॉडल की गति है और स्थिरता, यानी कि वो मॉडल जो है, डीप लर्निंग जो मॉडल हमारा बन जाता है वो बहुत तेज़ गति करने लगता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जैसे मान के चलिए कि ओवरफिटिंग की समस्या थी कि प्रशिक्षण डेटा पर तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन जब वो परीक्षा थी तो खराब प्रदर्शन कर रहा था। तो ये उसकी सॉल्व करने की विधि है कि जो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत मात्रा में डेटा है, उसको नॉर्मलाइज कर लेगा, जिससे उस मॉडल की गति में सुधार होगा और वो अच्छे से काम करने लगेगी। तो उन 3 विधियों में दोस्तों, जो ऊपर की 3 विधियां हैं, उसमें बेस्ट नॉर्मलाइजेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ड्रॉप आउट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है RNN यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। मैंने जैसा कि बोला दोस्तों कि प्रश्न भी आपको ध्यान से पढ़ना है और आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि RNN का फुल फॉर्म क्या है, या RNN दे के पूछ लेगा कि RNN में जो R है उसका अर्थ क्या है। तो इस तरह दोस्तों आपको प्रश्न से भी प्रश्न निकालना आना चाहिए, ताकि ये ना हो कि जितने प्रश्न दिए गए हैं केवल आप लोग उसी को रट के चले जाएं। तो चलिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन क्या है, छवि पहचानना, 20 नंबर का ऑप्शन है समय श्रृंखला विश्लेषण, सी नंबर का ऑप्शन है भाषा अनुवाद और डी नंबर का ऑप्शन है स्पीच रिकॉग्निशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समय श्रृंखला विश्लेषण। इसको भी दोस्तों हम लोगों ने जो हिडन लेयर के प्रकार पढ़े थे और उनका विश्लेषण पढ़ा था, तो उसी से ये प्रश्न बना है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो लेयर है इसका उपयोग किस लिए करते हैं, समय श्रृंखला विश्लेषण के लिए करते हैं। और इसको मैं पहले ही ऑलरेडी टॉपिक कंप्लीट जब हम लोगों ने किया था तो इसको मैं समझा चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, डीप लर्निंग को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एल्गोरिथम आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर कौन सी विधि है जो डीप लर्निंग को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेडियंट डिसेंट, बी नंबर का ऑप्शन है न्यूटन मेथड, सी नंबर का ऑप्शन है क्वासी न्यूटन मेथड और डी नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें आप लोगों को इस एल्गोरिथम को विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोगों को ये याद रखने की आवश्यकता है कि आखिर डीप लर्निंग को जब हम लोग लर्न कराते हैं तो उसके लिए हम लोग किस एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट मेथड का उपयोग किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, डीप लर्निंग मॉडल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा मैट्रिक्स उपयोग किया जाता है।
तो इसका दोस्तों जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि डीप लर्निंग को प्रशिक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो जितना इम्पोर्टेंट वो है उतना ही ये है, क्योंकि प्रशिक्षण करने का एल्गोरिदम देख लिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मूल्यांकन यदि उसका करना है, उसका जांच करना है, तो किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों एक्यूरेसी, बी नंबर का ऑप्शन है प्रेसिजन, सी नंबर का ऑप्शन है रिकॉल और डी नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसको जो जांच करनी है, मूल्यांकन करने के लिए डीप लर्निंग का, हम लोग तीनों चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, एक्यूरेसी के माध्यम से भी, रिकॉल के माध्यम से भी और प्रेसिजन के माध्यम से भी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, डीप लर्निंग मॉडल की गति तथा स्थिरता में सुधार करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। पहला बेस्ट नॉर्मलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है ड्रॉप आउट, तीसरा ऑप्शन है रेगुलराइजेशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि डीप लर्निंग मॉडल की गति और स्थिरता में सुधार, हम लोगों ने अभी पढ़ा था ओवरफिटिंग की समस्या, तब हम लोगों ने उसको जो विश्लेषण पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि वो प्रशिक्षण के समय यानी क्लासरूम में तो अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन अपने मेन एग्जाम में खराब प्रदर्शन करता है। तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने यही तीनों विधियां पढ़ी हुई थी। तो जब वो ओवरफिटिंग की समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों, तो वो डीप लर्निंग अच्छे से मॉडल काम करने लगेगा, उसकी गति और स्थिरता में सुधार अपने आप हो जाएगी। तो इन्हीं तीनों के माध्यम से हम लोग डीप लर्निंग मॉडल की स्थिरता और गति में सुधार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, डीप लर्निंग मॉडल का भविष्य क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है एक्सप्लेनेबल एआई, बी नंबर का ऑप्शन है ट्रांसफर लर्निंग, सी नंबर का ऑप्शन है एडवर्सियल लर्निंग और डी नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। डीप लर्निंग मॉडल का भविष्य क्या है, एक्सप्लेनेबल एआई भी है, ट्रांसफर लर्निंग भी है और एडवर्सियल लर्निंग भी है। ये सभी प्रकार की लर्निंग डीप लर्निंग करता है। और ये तो पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट मशीन लर्निंग भी है और डीप लर्निंग भी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, डीप लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा डेटा उपयोग किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, अब आप लोग इस प्रश्न को देखकर हैरान हो जाएंगे। कैसे, पहला ऑप्शन है लेबल डेटा, बी नंबर का ऑप्शन है अनलेबल्ड डेटा, सी नंबर का ऑप्शन है सेमी सुपरवाइज डेटा और डी नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप लोग कह रहे होंगे दोस्तों सर कि हम लोगों ने ये लेबल डेटा, अनलेबल्ड डेटा और सुपरवाइज लर्निंग ये सब तो हम लोगों ने भाई मशीन लर्निंग में पढ़ी थी, ये प्रश्न यहाँ कहाँ से आ गया। तो दोस्तों इसका पहले मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। सही आंसर है इसका लेबल्ड डेटा। अब जिन दोस्तों ने मशीन लर्निंग पूरा नहीं पढ़ा है तो उनको ये समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब मशीन लर्निंग पढ़ाई थी वहाँ मैंने बताया था कि लेबल डेटा क्या होता है। तो दोस्तों ये जो तीन टॉपिक हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है। तो तीनों कनेक्टेड हैं। यदि आप लोग पहले के टॉपिक नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि जो आगे जो टॉपिक आए मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के, तो सभी आपको कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो जिन भी साथियों ने वो देखा होगा तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये लेबल डेटा यहाँ पर क्यों सही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ओवर फिटिंग को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोगी है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों रेगुलराइजेशन, ड्रॉप आउट, अर्ली स्टॉपिंग और डी उपरोक्त सभी। तो ये दोस्तों आपका पहले का जो रिवाइज्ड क्वेश्चन हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे। पहला ऑप्शन है रेगुलराइजेशन, बी नंबर का ऑप्शन है ड्रॉप आउट, सी नंबर का ऑप्शन है अर्ली स्टॉपिंग और डी नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त
सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। उस वाले प्रश्न में दोस्तों ये अर्ली स्टॉपिंग वाला नहीं था, उसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया था। तो याद रखना है कि ओवरफिटिंग को जो दूर करने की विधि है वो टोटल 4 हो चुकी है दोस्तों। 3 हम लोगों ने पहले प्रश्न में पढ़ लिया और चौथी ये नई आ गई। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है डीप लर्निंग मॉडल की विशेषता क्या है? लाइनियरिटी, नॉन लाइनियरिटी, स्केलेबिलिटी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नॉन लाइनियरिटी। कुछ दोस्तों आपको ऑप्शन इस तरह मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये तो हम लोगों ने पढ़े ही नहीं है। तो दोस्तों वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियसली जो पेपर 2023 में हुआ होगा वो देखा होगा आपने। चूँकि ये दोस्तों बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें केवल उन लोगों ने ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछे थे। तो अगर ये मान के चलिए हम लोग इसको सेपरेट चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तो 30 से 40 वीडियो केवल एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो हम लोग देखिए पागल तो है नहीं, तो हम लोगों को पुराना एनालिसिस करना है और जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है केवल उसी को पढ़ के चलना है, और मेहनत तो दोस्तों करनी ही पड़ेगी। तो ये हो गया दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो गया नॉन लाइनियरिटी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है डीप लर्निंग मॉडल की सीमाएं क्या है? पहला ऑप्शन है जटिलता, बी नंबर का ऑप्शन है ओवरफिटिंग, सी नंबर का ऑप्शन है कंप्यूटेशनल संसाधनों की आवश्यकता और डी नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें क्या है, जटिलता जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। जो डेटा होता है उससे जो फीचर निकालना पड़ता है, तो डेटा बहुत भारी मात्रा में होता है, इससे जटिलता होती है। ओवरफिटिंग की समस्या हम लोग देख ही चुके हैं और कंप्यूटेशनल संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है डीप लर्निंग मॉडल का अनुप्रयोग क्या है? पहला छवि पहचानना, बी नंबर का ऑप्शन है भाषा अनुवाद, सी नंबर का ऑप्शन है स्पीच रिकॉग्निशन और डी नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें हम लोगों ने जब हिडन लेयर के अंतर्गत लेयर पढ़ी थी उसमें छवि पहचानने का भी हम लोगों ने लेयर पढ़ी थी, भाषा अनुवाद, स्पीच रिकॉग्निशन। तो ये डीप लर्निंग मॉडल का अनुप्रयोग है। छवि भी पहचान सकते हैं डीप लर्निंग मॉडल से, भाषा अनुवाद भी कर सकता है डीप लर्निंग मॉडल और स्पीच रिकॉग्निशन यानी स्पीच को भी पहचान सकता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, डीप लर्निंग एल्गोरिदम निर्माण की कितनी परतें हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 2। तो कितने प्रकार की लेयर हम लोगों ने पढ़ी थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी पढ़ी थी? इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। और हिडन लेयर में हम लोगों ने कुछ अलग से लेयर पढ़ी थी, क्योंकि हिडन लेयर में दोस्तों प्रोसेस होती है अपने पूरे डेटा की, इसलिए हिडन लेयर कई परतों में विभाजित किया गया है, उसके कई प्रकार होते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि पूरी पहले वीडियो देखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों, तो इतनी मजबूत आपकी हो जाएगी कि सिलेक्शन लेने से आप लोगों को कोई रोक ही नहीं सकता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।